Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्टील की शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको इस सीरीज के साथ अगर स्टिल कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। सीरीज तो कंटिन्यूसली फॉलो करें, क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड लेवल के अकॉर्डिंग आपको कराते चल रहा हूं। आप अपने स्टिल के शॉर्ट नोट से रिवाइज करते चलें और एंड में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको रिवीजन में हेल्प की रिक्वायरमेंट, तो एईसी प्लस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर आपको मिलेगा 200 से अधिक आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल, 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस, 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज, जहां पे 20 फुल लेंथ एंड 80 से भी अधिक सब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल है। साथ में डाउनलोडेबल नोट्स, मतलब जो पीडीएफ है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटर ऑन आप, ताकि रिवाइज कर पाए। सेशन में आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। तो टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग हम फोकस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू एंगल placed back to back, for which one of the following configuration will the load carrying capacity of the tension member will be maximum? तो ऑप्शन में है गसेट प्लेट इज इन बिटवीन दी टू एंगल्स, मतलब बैक टू बैक कनेक्टेड है और टेक रिवेट भी लगा हुआ है। अगला है गसेट प्लेट दो एंगल के बीच में है, मतलब बैक टू बैक है और टेक रिवेट नहीं लगा हुआ है। एक ऑप्शन है गसेट प्लेट एक साइड है दोनों एंगल के, मतलब सेम साइड कनेक्टेड है और टेक रिवेट लगा हुआ है। और एक ऑप्शन है गसेट प्लेट एक साइड है, मतलब सेम साइड कनेक्टेड है दोनों और टेक रिवेट नहीं है। अब इसमें जरा समझिए, जैसे हमारे पास अगर सिंगल एंगल सेक्शन है और सिंगल एंगल सेक्शन में तो हम टेकरिवेट लगाते ही नहीं, तो इसमें के की वैल्यू जो होती है वो होती है 3a1 के अपॉन में 3a1 प्लस a2। अब अगर सपोज मान लीजिए कि हम गसेट प्लेट में एक ही साइड दो एंगल कनेक्ट करते हैं, एक एंगल हमने यहां पे लगाया, दूसरा एंगल भी हमने यहां लगाया, मतलब दोनों सेम साइड कनेक्टेड है और साथ में अगर टेकरिवेट लगा हुआ है, तो ऐसे केस में के की वैल्यू जो होती है वो होती है 5a1 के अपॉन में 5a1 प्लस a2। और अगर टेक रिवेट नहीं लगा होता है, नो टेक रिवेट, तो ऐसे केस में के की वैल्यू जो होती है वो 3a1 के अपॉन में 3a1 प्लस a2 होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब टेक रिवेट नहीं है, तो ऐसे केस में जो शियर लैग इफेक्ट है, शियर लैग इफेक्ट वो ज्यादा होता है और शियर लैग फैक्टर की वैल्यू कम आती है। मतलब इस केस में के की वैल्यू 0.7 से 0.8 आएगी और इसमें 0.6 से 0.7 आएगी, मतलब इसमें आपको कम एरिया मिलेगा। वहीं पर अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास गसेट प्लेट है और इसमें एंगल सेक्शन हम बैक टू बैक लगाते हैं, मतलब गसेट प्लेट बीच में है दोनों के, और ऐसे केस में टेक रिवेट लगा है, तो K1 बन जाता है, मतलब शियर लेग इफेक्ट खत्म हो जाता है। और टेक रिवेट अगर मान लो नहीं लगा है, तो अगेन K की वैल्यू होती है 3a1 के अपॉन में 3a1 प्लस a2, मतलब इसमें भी आपका शियर लेग इफेक्ट आएगा, मतलब कम ही एरिया मिलेगा। तो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव नेट एरिया, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर का फॉर्मूला होता है मिनिमम नेट एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो सबसे मैक्सिमम जो नेट एरिया आपको मिलता है वो आपको मिलता है इस केस में, वो भी जब टेक रिवेट लगा हो। तो सही आंसर क्या हुआ, गसेट प्लेट दो के बीच में हो और टेक रिवेट दिया हो, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल ISA 100/100/10 एज अ टेंशन मेंबर कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली यूजिंग 6 रिवेट ऑफ 20 mm डायमीटर। ठीक है, मतलब यहां पर हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि गसेट प्लेट है और इससे हमने एक सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्ट कर रखा है, सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्टेड ऑन गसेट प्लेट, ये एंगल सेक्शन हो गया। और ऐसे कितने रिवेट्स यहां पे लगे हैं, इन्होंने बोला है 6 रिवेट्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 रिवेट्स लगे हैं। ठीक है, ये हमारे यहां पे इसमें लोड का एक्सिस हो गया।
अब इसमें 6 रिवेट लगे हैं। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो इस प्रकार से ये हमारे पास गसेट प्लेट है और जो एंगल सेक्शन है वो एक सिंगल एंगल सेक्शन है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से यहां पर कनेक्टेड है। ये रिवेट आ गया। ठीक, ये हम यहां पे डायग्राम देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम हो गया इस चीज का। ठीक है, अब इस केस में क्या बोला है कि एंगल सेक्शन के जो डायमेंशन है वो 100 बाय 100 बाय 10 है। मतलब ये कितना है 100, साथ में ये भी कितना है 100, और थिकनेस से दोनों साइड 10 mm। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, यहां पे कैपेसिटी बताना है। तो जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, वो होता है नेट एरिया मिनिमम और इनटू में अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल 150 है। तो हमको 150 का मल्टीप्लाई करना है मिनिमम नेट एरिया में। अब सिंगल एंगल के केस में मिनिमम नेट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंगल के केस में मिनिमम नेट एरिया का फॉर्मूला होता है A1 प्लस KA2। यहां पर A1 क्या होता है, कनेक्टिंग लेग का एरिया। तो कनेक्टिंग लेग का एरिया कैसे निकालेंगे, L1 माइनस T बाई 2 माइनस 5 इंटू T। L1 कितना है 100, T बाई 2 मतलब 10 का हाफ मतलब 5, और रिवेट का डायामीटर कितना है 20 mm। तो होल डाया हम मान लेते हैं 21.5 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 95 माइनस 21.5, तो ये आ जाएगा 735 mm स्क्वायर कनेक्टिंग लेग का एरिया। अब अगर हम आउटस्टैंडिंग का एरिया निकालें तो आउटस्टैंडिंग का एरिया आता है L2 माइनस T बाई 2 इंटू T, क्योंकि उसमें आपका होल डाया नहीं आएगा। तो वो हो गया 100 माइनस 5 इंटू 10, मतलब वो आ गया 950। अब इस केस में सिंगल वाले में K का फॉर्मूला होता है 3A1 के अपॉन में 3A1 प्लस A2। ठीक, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 735 प्लस 950, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.698 K हो जाएगा। यहां पे रख देंगे A1 की वैल्यू है 735 प्लस 0.698 इंटू 950। आउटस्टैंडिंग में K का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 735, तो ये आ गया 1398.9 1398.9 mm स्क्वायर। अब ये खाली एरिया आया है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो अगर हम इस वाली वैल्यू में 150 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लगभग 209.84 किलो न्यूटन। दिस इज द कैपेसिटी 209.84। ऑप्शन देखते हैं, 333 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि 209.84 को लगभग हम 210 बोल सकते हैं। अगला ऑप्शन है 2 एंगल ISA 100 बाय 100 बाय 6 इज यूज्ड एज अ टाई मेंबर। 2 एंगल सेक्शन है और एज अ टाई मेंबर यूज कर रहे हैं। द एंगल्स आर वेल्डेड ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, मतलब कि जो एंगल हैं वो आपके अपोजिट साइड कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या बोला है कि जो दोनों एंगल हैं वो आइदर साइड में वेल्डिंग से कनेक्टेड है, और साथ में टेक रिवेट भी लगा है, मतलब टेक वेल्ड कर रखा है, लंबाई के बीच में वेल्डिंग दे रखी है, टेक रिवेटिंग है मतलब टेक वेल्डेड है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेंबर विल बी, लेंथ पूछी है। अब इस केस में देखना, जब आपका यहां पर ये एक टेक वेल्डेड है तो ये जो 2 एंगल सेक्शन हैं ये मिलकर काम करें, क्योंकि टेक रिवेट या टेक वेल्ड लगा हुआ है, तो ये एक सिंगल टी सेक्शन की तरह काम करेंगे, और इसकी सीजी बीच में आ जाती है। इसमें जो नया सेक्शन बना उसका ये सीजी हो गया वाई डैश ये एक्सिस, और ये वाली हो गई एक्स डैश। अब जो हमारे पास आई सेक्शन होता है, मतलब जो डबल एंगल सेक्शन है, इसमें जो आई मिनिमम होता है वो होता है आई एक्स एक्स डैश। जो ये बिल्टअप सेक्शन है इसका जो एक्सिस डैश है ये इसमें माइनर एक्सिस होती है, इसका इनर्शिया कम होता है और इसका इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है,
तो अगर ये आई मिनिमम है, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, आर मिनिमम यानी आर एक्सेस डैश। तो आर एक्सेस डैश कितना होगा, अंडर रूट आई एक्सेस डैश के अपॉन में एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सिंगल एंगल। सिंगल एंगल का एरिया डबल कर देंगे तो 2 का आ जाएगा। अब आई एक्सेस डैश को हम यहां पे रख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो आई एक्सेस डैश और कुछ नहीं, इट विल बी 2 टाइम्स आई एक्सेस ऑफ सिंगल एंगल और अपॉन में ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ सिंगल। 2 से 2 कैंसल, तो इनर्शिया एक्स का सिंगल अपॉन एरिया सिंगल और उसका अंडर रूट, तो वो होगा आर एक्स सिंगल। और सिंगल एंगल का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्वेश्चन में दे रखा है 30 mm, मतलब ये हो गया 30 mm। क्वेश्चन में बोल रहा है टाई मेंबर की तरह यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो इसमें देखना है, अगर कुछ नहीं दिया है, डेड लोड लाइव लोड कंडीशन, तो मैक्सिमम लेंथ 180, विंड लोड अर्थक्वेक लोड है तो 350, कुछ नहीं बोला है और मैक्सिमम से मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम लेंडा सेग रॉड में या प्योर टेंशन मेंबर में 400 होता है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में आर मिनिमम इक्वल टू 400। मतलब यहां से देखें तो जो मैक्सिमम इफेक्टिव लेंथ हम दे सकते हैं 400 इंटू 30, दैट विल बी 1200 mm हो जाएगा। 1200, 2 0 और ये यहां पे 3 0 आएगा, मतलब 12,000 हो जाएगा। 12,000 mm मतलब 12 मीटर, इतना मैक्सिमम लेंथ हम दे सकते हैं। ऑप्शन में सी ऑप्शन है 12 मीटर, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ माइल्ड स्टील ट्यूब ऑफ मीन डायमीटर 20 mm एंड थिकनेस 2 mm। एक ट्यूब है जिसका मीन डायमीटर कितना है 20 mm और उसका जो थिकनेस है ट्यूब का, वो थिकनेस हमें दे रखा है 2 mm। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक ट्यूब होगा। ठीक है, आपका ट्यूब इस प्रकार से होगा, होलो सेक्शन टाइप, ट्यूबुलर सेक्शन टाइप, ये इस प्रकार से हमारे पास ट्यूब है। इज यूज्ड इन एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर, एक टेंशन मेंबर की तरह उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उस पे एक्सियल लोड आएगा इस प्रकार से। आगे क्या बोला है, अगर हम यील्ड स्ट्रेस को 300 मान रहे हैं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट द मेंबर कैन कैरी। मैक्सिमम लोड कितना आएगा, तो मैक्सिमम लोड जितना हम लगा सकते हैं वो कितना होगा, स्ट्रेंथ के बराबर। और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कितना होगा, एरिया, और इसमें होल तो हमने किया नहीं है, होल के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो हम यहां पे ग्रॉस एरिया ले लेंगे इनटू 0.6 FY। WSM LSM नहीं बोला है, बट यहां पर हमें जो है डिजाइन वर्ड भी नहीं है, तो हम WSM के अकॉर्डिंग पहले ट्राई करेंगे। ग्रॉस एरिया निकालेंगे तो जो हमारे पास ये एरिया होता है ट्यूब का, ट्यूब के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई dt, मतलब ये हो गया पाई इंटू डायामीटर हो गया कितना 20, थिकनेस हो गई 2 इंटू 0.6 इंटू 300। इससे अगर आंसर मैच नहीं करेगा देन वी हैव टू गो फॉर LSM मेथड। तो दिस इज पाई इंटू 220 इंटू 2 इंटू 0.6 इंटू 300, दिस विल बी 22.61 किलो न्यूटन। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन ए 22.6, मतलब ये बी ऑप्शन मैच हो रहा है 22.5 के आसपास, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बेस्ट सुटेड रोल्ड स्टील सेक्शन फॉर टेंशन मेंबर। देखो बेस्ट सुटेड रोल्ड सेक्शन जो होता है, वैसे तो अगर बहुत हेवी लोड आ रहा है तो हेवी लोड के लिए तो आई सेक्शन बेटर है, और अगर मीडियम लोड आ रहा है तो मीडियम लोड के अंदर हमारे पास सेक्शन कौन सा होता है, एंगल सेक्शन। उसका रीजन ये कि एंगल सेक्शन के अंदर क्या होता है, वो बहुत इजी होता है, छोटा होता है, तो लगाने में आसान होता है। बट एंगल सेक्शन में आप जानते हैं कि यहां पर जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और इसलिए अनइक्वल स्ट्रेस आता है और वहां पे शियर लेग का इफेक्ट आता है। तो अगर कोई दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं होगा तो फिर एंगल सेक्शन को हम टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में एंगल है, टी है, चैनल है। अब चैनल और टी के मुकाबले तो एंगल ज्यादा बेटर है क्योंकि हेवी सेक्शन होते हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। एक ऑप्शन दे रहेगा फ्लेट सेक्शन। फ्लेट क्या होता है,
प्लेट एक प्रकार से एक प्लेट की तरह होता है और प्लेट जो है वो सिमेट्रिकल होता है। आई सेक्शन भी सिमेट्रिकल है बट आई सेक्शन ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर अब दो हमारे पास ऑप्शन बचे, एंगल या ये, पर एंगल में शियर लेग इफेक्ट है, पर इसमें यहां पे K1 होगा, यहां पे चूंकि ये सिमेट्रिक है तो इसमें शियर लेग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो बेस्ट सुटेड सेक्शन होगा एज पर दी गिवन अवेलेबल ऑप्शन वो फ्लैट सेक्शन होगा। अगर फ्लैट ऑप्शन में नहीं होता और नन ऑफ दिस होता तो फिर ऑप्शन एंगल सेक्शन टिक करते हैं, और डी ऑप्शन में आई सेक्शन होता तो फिर उसको टिक करते हैं। A single angle of thickness D, a single angle of thickness 10 mm is connected to a gusset plate by 6 number of 18 mm diameter bolt. बोल्ट का डायामीटर दिया है 18 mm, मतलब होल का डाया हो जाएगा 20 mm। आगे विथ पिच ऑफ 50 mm, मतलब हमारे पास इस प्रकार से गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट पे यहां पर ऐसा एंगल सेक्शन कनेक्टेड है, ये ऐसा हमें बोल रखा है। एंगल सेक्शन की जो थिकनेस है, एंगल सेक्शन की थिकनेस वो है 10 mm, ठीक है, और 6 नंबर ऑफ 18 mm बोल्ट लगे, 6, 1 2 3 4 5 6, विद एज डिस्टेंस ऑफ 30 mm, मतलब कि जो यहां पर एज डिस्टेंस है वो 30 होगी और ये जो है वो पिच डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये सब क्या होंगी पिच, और पिच जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है और पिच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50 mm, P is 50 mm। क्वेश्चन बोल रहा है नेट एरिया इन ब्लॉक शियर अलोंग द लाइन ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। तो देखिए ब्लॉक शियर फेलर में हमारे पास दो यहां पे पैटर्न बनते हैं, एक तो हमारे पास होता है यहां पे जिस डायरेक्शन में क्रैक आ रहा है ये वाली डायरेक्शन का जो एरिया है इसको हम शियर वाला बोलते हैं, और एक ऐसा क्रैक आता है इसको हम बोलते हैं टेंशन वाला एरिया, पर इसको हम बोलते हैं शियर वाला एरिया। उसने बोला है अलोंग दी लाइन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन पे एवी होता है, मतलब शियर वाला एरिया। उसमें भी उसका नेट पूछा है, मतलब वो एवीएन पूछ रहा है। अब एवीएन कितना होगा, तो यहां पर कितनी पिच आ रही है, एक तो ये हो गया एज, मतलब यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस लेनी है, और इसमें भी आप देखना बस ये लास्ट वाला इसके सेंटर तक हम जाएंगे। तो इसमें एक तो एज डिस्टेंस आ गई, मतलब ई, प्लस पिच कितनी आई 1 2 3 4 5, 5 उसमें पिच है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है होल, तो एक तो होल ये हो गया, ये पूरा एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये वाला जो है ये होल आधा काउंट होगा, मतलब हो गया टोटल -5.5 इंटू 20 और इंटू में थिकनेस, तो कितना हो गया 30 प्लस 250 माइनस 55 इंटू 2 110 होता है इंटू 10। ऑप्शन देखते हैं क्या आंसर आ रहा है पहले से, ये हो गया 280 माइनस 110, तो ये आ गया 1700 mm स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं क्या है, अब 1700 एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सबसे लीस्ट आंसर कौन सा, ये वाला टिक कर देते हैं, बाकी सब उससे ज्यादा ही है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, क्योंकि इन्होंने बोल्ट का डायामीटर दे रखा है 18। अगर मैं इसी चीज को सेम 18 से सॉल्व करूं, मतलब E प्लस 5B माइनस 5.5 इंटू 18 और फिर 10 का मल्टीप्लाई करूं, अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो अगर अब देखें हम, तो ये हो जाएगा 280 माइनस 5.5 इंटू 18 इंटू 10, ये आ रहा है 1810। मतलब अब हमारा ए ऑप्शन मैच हो रहा है, मतलब इन्होंने क्वेश्चन में गलती करी है, जो 18 mm है उसको बोल्ट का डाया बोलने के बजाय होल का डाया बोलना था, या तो ये गलती है या फिर ऑप्शन में एक ऑप्शन 1700 भी होना था। तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए आंसर।
Next is the most critical consideration in the design of the rolled steel column carrying axial load is the. अब ये क्वेश्चन कंप्रेशन मेंबर में, जब हम कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करते हैं तो आप ये ध्यान रखना, कंप्रेशन मेंबर, स्टील कंप्रेशन मेंबर के अंदर उनकी जो डिजाइनिंग होती है वो बकलिंग पर बेस्ड होती है। बकलिंग क्राइटेरिया मतलब वहां पे आर मिनिमम फोकस किया जाता है और जो एरिया लिया जाता है वो ग्रॉस एरिया लिया जाता है, ये डिजाइनिंग क्राइटेरिया है। वही टेंशन मेंबर में टीयरिंग यानी रप्चर पे मेनली चेक करते हैं और उसमें मिनिमम नेट एरिया पे फोकस करते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर का गवर्निंग क्राइटेरिया आर मिनिमम है और ग्रॉस एरिया लिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, परसेंटेज इलॉन्गेशन एट इल्ड एंड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इल्डिंग एंड नेट एरिया, गलत ऑप्शन। क्रिटिकल बेंडिंग एंड एक्सियल इल्ड स्ट्रेंथ, इल्ड चेक नहीं करते हैं। एक है बकलिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन नेट एरिया एंड परसेंटेज इलॉन्गेशन, गलत ऑप्शन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशो, ये बात ज्यादा करेक्ट लग रही। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन लेमडा यानी बकलिंग एंड ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर, सो डी विल बी द करेक्ट। कंप्रेशन में भले होल हैं तब भी नेट नहीं, ग्रॉस एरिया लेते हैं। कंप्रेसिव जब लोड लगता है तो नेट भी ग्रॉस की तरह काम करता है, सब चीज पास पास आ जाती है। क्वेश्चन है, टू इक्वल एंगल्स फॉर्म ए कंपाउंड कॉलम क्रॉस सेक्शन, दो एंगल से हम एक सेक्शन बना रहे, बिल्ट अप सेक्शन। तो क्वेश्चन है, अमॉन्ग दिस दोज विच हैव सेम एक्सियल कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी, किन अरेंजमेंट का लोड कैपेसिटी सेम होगी। देखो यहां पर हमने दो एंगल रखे बट आप ये देखो साथ में कुछ स्पेसिंग है, तो इनका जो आर मिनिमम होगा दो एंगल वाले का जो होता है थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पर हमने दो एंगल रखे बट दोनों एंगल विदाउट स्पेसिंग है, तो यहां पे आर मिनिमम आपका थोड़ा कम होगा। यहां भी हमने रखे हैं, कोई ज्यादा स्पेसिंग नहीं है और एकदम पास पास है, मतलब इसमें भी स्पेसिंग 0 है, तो इसमें जो आपका आर मिनिमम है वो भी कम होगा पहले के मुकाबले। इसमें दोनों एंगल आपने जेड सेक्शन के फॉर्म में रखे, ये दो एंगल ऐसे, स्पेसिंग यहां भी 0 है बट अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सिमेट्री मेंटेन हो रही है और ड्यू टू सिमेट्री इसका आर मिनिमम थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर मिनिमम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सबसे ज्यादा जो मिनिमम रेडिएशन होगा, गायरेशन, वो फर्स्ट वाले का होगा, मतलब लोड कैपेसिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी, फिर उसके बाद लोड कैपेसिटी फोर्थ की होगी, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड की लोड कैपेसिटी एक जैसी हमें लग रही है, क्योंकि इसमें बस ऐसे अरेंज करा है और इसमें अगर हम देखें तो इसको ऐसे अरेंज कर दिया है, तो ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों की लोड कैपेसिटी लगभग क्या होगी, सेम। तो सही ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड। और ऐसे भी अगर आप करना चाहें, इतना डिटेल में ना सोच पाए, एलिमिनेशन से करना चाहें तो 1 वाले की सबसे ज्यादा होगी। इन्होंने बोल रखा है 2 ही ऑप्शन है, 3 भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको डाउट होगा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। तो अब इसमें अगर आप देखो कि सेकंड थर्ड फोर्थ इन 3 की सेम हो सकती है, तो एक ऑप्शन में 1 एंड 2, 1 की तो ज्यादा होगी, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। 3 एंड 4, अब यहां पे अगर आप देखो तो ये अरेंजमेंट थोड़े दोनों अपोजिट है, अलग अलग है, ये ज्यादा सिमिलर है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सही आंसर होगा 2 एंड 3। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंप्रेसिव मेंबर ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेंथ L, एक्चुअल लेंथ L है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड पर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन मतलब फिक्स्ड है। आगे क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई है L, आगे बोल रहा है बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट द एंड, मतलब अगला जो एंड है वो फ्री एंड है, वहां तो ना तो पोजीशन में है ना रोटेशन में है, फ्री एंड है, तो ऐसे केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 2L होती है, तो सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 2L। Next is in case of an axially loaded column machined for full bearing, the fastening connecting the column to the base plate in the gusseted base are designed for. Question is from base plate designing. ये हमारे पास हो गया पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा होता है, पेडेस्टल के ऊपर रखा होता है बेस प्लेट,
और बेस प्लेट के ऊपर क्या रखा होता है, एंगल सेक्शन। तो ये हमारे पास एंगल सेक्शन हो गया, ऐसा कोई आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन हो गया। अब यहां पे लग रहा है लोड, हमने क्या कर रखा है, कनेक्शन के माध्यम से हमने बेस प्लेट को पेडेस्टल से जोड़ रखा है, और साथ में जो हमारा ये कॉलम है इसको भी हम जोड़ेंगे सीट एंगल के माध्यम से बेस प्लेट से। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक्सियली लोडेड कॉलम है, फुल बियरिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, और एंड्स मशीन्ड है, मशीन्ड वर्ड बोल दिया है, तो जो कनेक्शन कॉलम को बेस प्लेट से जोड़ रहे हैं, मतलब इन कनेक्शन की बात कर रहा है, इनको कितने लोड के लिए डिजाइन करेंगे। तो इसके दो रूल हैं। पहला नियम यह है, अगर एंड्स मशीन्ड हैं तो टोटल पी में से 50% लोड तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू चला जाएगा बेस प्लेट से पेडेस्टल में, कांटेक्ट, और वहीं पर जो रिमेनिंग 50% लोड है वो कनेक्शन ट्रांसफर करेंगे, कनेक्शन, ठीक है। वहीं पर दूसरा नियम है कि अगर एंड्स जो हैं आर नॉट मशीन्ड, एंड्स मशीन्ड नहीं है, तो ऐसे केस में टोटल लोड में से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट बियरिंग से कुछ भी लोड ट्रांसफर नहीं होगा, और पूरा 100% पी लोड कनेक्शन के माध्यम से ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब एंड्स मशीन बोला है, नहीं बोला होता तो आंसर क्या होता, 100% ऑफ कॉलम लोड, बट अभी मशीन्ड है तो आंसर क्या होगा, 50% ऑफ कॉलम लोड कनेक्शन से जाएगा, और 50% के लिए हम, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग क्या मानते हैं। तो इसमें क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग यहां पर ये रूट ऑफ फिलेट माना जाता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग रूट ऑफ फिलेट माना जाता है, तो ये भी इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ग्रिलेज बेस इज चेक्ड फॉर। ग्रिलेज बेस को किसके लिए चेक करते हैं, बेंडिंग के लिए, शियर के लिए, कंप्रेशन के लिए, क्रिपलिंग के लिए। तो ग्रिलेज फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के आई सेक्शन होते हैं, और आई सेक्शन रखे होते हैं, नीचे भी कुछ आई सेक्शन के लेयर्स होती हैं, तो नीचे भी कुछ आई सेक्शन है, ऊपर भी कुछ आई सेक्शन है, और फिर इसके बाद जो पूरा सेक्शन है उसको हम कॉन्क्रीट में एनकेस कर देते हैं, चारों तरफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट देने से क्या होता है कि उसमें आपका बकलिंग को हम रोक लेते हैं आई सेक्शन पे जब लोड आएगा। अब ये एक पूरी जो हमें एक बीम की तरह लग रही है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग तो आएगा, साथ में शियर भी आएगा, ये फुटिंग की तरह लग रही है तो बेंडिंग आएगा। ग्रिलेज को फाउंडेशन बोलते हैं, और फाउंडेशन में बेंडिंग शियर तो आएगा ही आएगा, मतलब 1 and 2 तो ऑप्शन में है, इसमें 1 ऑप्शन में नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया। कंप्रेशन का हम क्लियर नहीं बोल सकते, बट साथ में जो ये आई सेक्शन है इनमें क्रिपलिंग भी हो सकती है, तो 4 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 1, 2 and 4, मतलब डी विल बी दी करेक्ट। एक में बोला है 1, 3, 2 नहीं है, 2 तो होगा ही होगा, कंफर्म्ड है 1 and 2 तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और एक में 1 है, 4 है, पर 2 नहीं है, और इसमें 3 भी इसलिए भी गलत है, यहाँ 2 नहीं इसलिए भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा जो सही हो सकता है, वो है 1, 2 and 4। तो ग्रिलेज फाउंडेशन को बेंडिंग, शियर और जो ये आई सेक्शन है क्रिपलिंग के लिए भी चेक करते हैं, और क्रिपलिंग के लिए मेनली ये अपर वाली जो बीम होती है इनको चेक करते हैं, क्योंकि ये ऊपर बैठी है, इनमें क्रिपलिंग के चांसेस नहीं आते हैं। लोअर टियर बीम में, जो लोअर टियर बीम है इनको हम क्रिपलिंग के नहीं करेंगे, अपर वाले टियर को करेंगे। ईच बोल्ट शोन इन द गिवन फिगर इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अ शियर फोर्स ऑफ, रेजिस्टिंग शियर फोर्स मतलब शियर कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ है 20 किलो न्यूटन, और एक और है टेंशन कैपेसिटी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसमें 15 किलो न्यूटन। तो क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेक्शन इक्वेशन के द्वारा कितना फोर्स होना चाहिए। अगर P लोड है और E 100 mm की दूरी पे लग रहा है, और यहां जो रिवेट्स है उनके बीच की दूरी भी 100 है, तो ये आउटप्लेन वाला केस है रिवेट बोल्ट का, आउटप्लेन इसेंट्रिक कनेक्शन रिवेट बोल्ट वाला। देखो सबसे पहले
यहां जो P लोड लग रहा है, अगर हम इसको CG पे ट्रांसफर करेंगे तो एक तो P का लोड आएगा और एक P इंटू 100 का मोमेंट आएगा। अब P इंटू 100 का मोमेंट आएगा तो न्यूट्रल एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी। न्यूट्रल एक्सिस यहां पर 1/6 पे होती है, 1/7 पे। ऊपर वाले रिवेट जो हैं उनकी जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक उसके 1/7 पे होती है। नहीं पता अभी एग्जैक्ट कहां होगी, बट हम मान लेते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस है। मतलब इन दो रिवेट में टेंशन और शियर आएगा और इन दो रिवेट में कंप्रेशन और शियर, और यहां भी कंप्रेशन शियर। यानी शियर कितने में आएगा? 4 में, और शियर लाएगा कौन? ये P वाला फोर्स। मतलब जो PV कैलकुलेट है वो बनेगा P डिवाइडेड बाय 4। टोटल लोड है P, शियरिंग फोर्स, और 4 में आएगा शियर। PT कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले TR निकालना पड़ेगा। तो यहां पे समझना, इन दोनों का जो CG है वहां से क्या पास होगा? TR, और इन दोनों के CG से क्या पास होगा? CR, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, और इनके बीच की दूरी बनेगी लीवर आर्म। क्या बनेगी? लीवर आर्म। तो यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स होगा वो होगा मोमेंट के अपॉन में लीवर आर्म। मोमेंट हो गया P इंटू 100, और लीवर आर्म भी है 100, क्योंकि इनके बीच की दूरी दे रखी है 100। तो ये कैंसल हो गया। मतलब जो रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स है वो कितना हो गया? P। बट जो रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स है वो भी 2 में आ रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो PT कैलकुलेट होगा वो होगा TR डिवाइड बाय 2 रिवेट्स, और TR कितना है? P, तो P बाय 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें जो इंटरेक्शन इक्वेशन है वो 2 प्रकार की होती हैं। WSM की होती है, सिग्मा T कैलकुलेट अपॉन सिग्मा AT, प्लस टाउ V कैलकुलेट अपॉन टाउ AV लेस देन इक्वल टू 1.4। और LSM की जो होती है वो होती है PT कैलकुलेट अपॉन PT स्ट्रेंथ का होल स्क्वायर प्लस PV कैलकुलेट अपॉन PV स्ट्रेंथ का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1.0। ऑप्शन अगर देखें, किसी भी ऑप्शन में 1.0 नहीं है, मतलब भाई WSM से करना है, बट WSM में तो स्ट्रेस होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं लोड अपॉन एरिया, ये भी लोड अपॉन एरिया का, प्लस ये हो जाएगा लोड अपॉन एरिया अपॉन लोड अपॉन एरिया लेस देन इक्वल टू 1.4, क्योंकि WSM में स्ट्रेस के फॉर्म में है। तो एक काम करते हैं, एरिया एरिया कैंसिल कर देते हैं, यहां पे टेंशन का, यहां पे शियर वाला। टेंशन में जो फोर्स है वो कितना है? P बाई 2, और टेंशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 15, प्लस शियर में जो है वो है P बाय 4, और उसकी जो स्ट्रेंथ है शियर में वो है 20 लेस देन इक्वल टू 1.4। यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P बाय 30 प्लस P बाय 80 लेस देन इक्वल टू 1.4। सो ये हमारा WSM से ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फिर C ऑप्शन, है ना। P बाय 80 प्लस P बाय 30 1.4। वैसे ऐसा होता नहीं एरिया डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, बट ठीक है, अब जैसा ऑप्शन है वैसा हमें टिक करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में ये भी ध्यान रखना कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या पता है उससे मतलब नहीं है। वो देकर क्या दे रहा है वो ठीक है, पर क्या पूछ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द मेन फैक्टर व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको उस अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन को डिराइव करना पड़ेगा। M60 स्ट्रक्चरल ट्यूब हैज अ रेडियस ऑफ गायरेशन 20 mm, ठीक है, R जो है वो 20 mm हो गया। अनब्रेस्ड लेंथ अप टू विच द ट्यूब कैन बी यूज्ड एज अ कंप्रेशन मेंबर, मैक्सिमम लेमडा। अब कुछ नहीं बोला है तो हम डेड लोड लाइव लोड मान लेंगे, ये हो जाएगा 180 मैक्सिमम लेंथ के अपॉन में R मिनिमम, और ये हो जाएगा 180। तो इससे जो मैक्सिमम लेंथ है वो हो जाएगी 3600, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 मीटर। भाई 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 में,
अगर मान लो कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो सर हम तो ऐसे 400 भी ले सकते हैं। अगर 400 हम लेंगे तो मैक्सिमम लेंथ बराबर हो जाएगा 400 इंटू 20, मतलब वो हो जाएगा वहां पर 8 मीटर। अब ऑप्शन देखते क्या है। देखो 8 मीटर ऑप्शन में नहीं है, मतलब जो मैक्सिमम लेंडा है प्योर टेंशन मेंबर वाला सेग रॉड वाला वो यूज नहीं करना है। और फिर अब बचता है डेड लोड या विंड लोड वाला, तो कुछ नहीं दिया है तो हम डेड लोड लाइव लोड वाला ही फिर यूज करेंगे, स्टैटिक लोडिंग वाला। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन 3.6। नेक्स्ट इज अ कंप्रेशन मेंबर हैज अ सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ 4 मीटर। ठीक है, मतलब कंप्रेशन मेंबर की लेंथ हो गई 4 मीटर। इट इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है, एंड हिंज्ड एट दी अदर, दूसरे एंड पे हिंज्ड है, ठीक है। इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? तो जब वन फिक्स्ड है वन हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो होती है इसमें 0.8 L, रिकमेंडेड लेंथ बार एज पर आईएएस कोड। सोम की मानेंगे, थ्योरेटिकल मानेंगे तो वो 0.7 होती है। अभी क्वेश्चन स्टील का है इसलिए हम ऐसे करेंगे तो 0.8 इंटू ये हो जाएगा 4 मीटर, ये आ जाएगा 3.2 मीटर। 3.2 मीटर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। Next is the element that are normally subjected to combined bending and axial shear force। ऐसे मेंबर जिनमें बेंडिंग भी आ रही है और shear भी आ रहा है, साथ में एक्सियल फोर्स भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रही है। तो स्ट्रड इन रेनफोर्स, देखो स्ट्रड जो है वो इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर है, तो वहां पे एक्सियल फोर्स आएगा सिर्फ। मेंबर इन लॉन्ग स्पान ब्रिजेस, अब लॉन्ग स्पान ब्रिज में ट्रस होता है, ट्रस में टेंशन और कंप्रेशन मेंबर दोनों होते हैं, तो वहां तो टेंशन भी आएगा और वहां पर भी मेनली एक्सियल फोर्स ही आता है। कॉलम्स इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और एक स्पेस ट्रस, स्ट्रेस ट्रस जो हो वहां भी टेंशन और कंप्रेशन मेंबर होंगे और इन सब में एक्सियल फोर्स आता है। अगर हम कॉलम्स की बात करें फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत टॉस वगैरह सोम आपने पढ़ा है, यहां पर जो फिक्स्ड एंड है वहां पर मूवमेंट आते हैं, यहां भी मूवमेंट आते हैं, इधर भी मूवमेंट आते हैं, और साथ में जो कॉलम है, मतलब जो कॉलम है उन पे मूवमेंट तो आएंगे और साथ में उसमें एक्सियल फोर्स भी आते हैं। एक्सियल फोर्स भी आ रहा है और मूवमेंट भी आ रहा है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कॉलम्स इन दी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड इनटू द फाउंडेशन, मतलब फिक्स्ड हो गया यहां पर, 5 मीटर लंबा है। इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड इज फ्री टू मूव साइडवेज, मतलब टॉप पर वायर है और ये यहां से मूव भी कर सकता है, इट इज फ्री टू मूव। अब अगर सिर्फ वायर एट द टॉप बोला होता और फ्री टू मूव वर्ड नहीं बोला होता तो इफेक्टिव लेंथ हम ऐसे केस में 0.8 L मानते हैं। अगर ओनली वायर वर्ड होता, ओनली वायर, साथ में अगर वायर की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर इफेक्टिव लेंथ हम 2L मानते हैं। टोटल लंबाई यहां पर कितनी है? 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। जब वायर के बारे में ना बोला हो, वायर वर्ड ना हो, बस फिक्स्ड है और ऊपर कुछ नहीं बोला है, तो 10 मीटर होता। अगर मान लो हम इसमें माने एक एंड से फिक्स्ड है, ऊपर वायर है, वो फ्री टू ट्रांसलेट है, तो इस केस में होता है 1.2 इंटू L और ये होता है 1.2 इंटू 5। ये तब होता है जब एक एंड से फिक्स्ड हो और यहां वाले एंड से वो शिफ्ट हो सकता है बट रोटेट नहीं हो सकता, तो इसमें इफेक्टिव लेंथ 1.2 L होता है और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 के आसपास। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखो ऑप्शन कहीं भी 6 नहीं है, मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता। एक बचा हमारे पास 4 मतलब 5 इंटू 8, मतलब 4 मीटर, 0.8 इंटू 4, पर ये तब होता हमारे पास आंसर 0.8 इंटू 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मीटर होता, बट ये तब होता जब खाली वायर वर्ड बोला होता, साथ में ये भी बोला है, मतलब हमें फ्री मानना पड़ेगा। और अगर वन एंड फिक्स्ड है और वन एंड फ्री है तो 10 मीटर ऑप्शन होता है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 10 मीटर है। सिर्फ वायर वर्ड बोला होता तो हमारे पास ये आंसर होता 4 मीटर। वायर नहीं बोला होता, कुछ नहीं बोला होता, फ्री बोला होता तो ये आंसर होता।
जो अभी दिया है उस अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि फ्री टू साइडवेज बोला है, मतलब रोटेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट कर सकता है। ऐसे केस में आंसर 6 होता है, बट वो है ही नहीं यहां पर, तो फिर हम फ्री वाला वर्ड को फोकस करेंगे, तो 10 मीटर आंसर होगा। डिजाइन ऑफ सिंपल एलिमेंट इन स्टील यूजेस वन और मोर दी फॉलोइंग। जब हम किसी भी सिंपल एलिमेंट को स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लेते हैं? नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल लेते हैं, फुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी लेते हैं, बकलिंग भी लेते हैं, क्रशिंग भी लेते हैं। विच ऑफ द अबव क्राइटेरिया आर वैलिड फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम? क्वेश्चन ये कॉलम के लिए क्या लेते हैं? देखो कॉलम के लिए बकलिंग लेते हैं, हाँ सही है। कॉलम के लिए हम ग्रॉस एरिया लेते हैं, नेट कभी नहीं लेते। नेट हम लेते हैं टेंशन मेंबर में, तो 1 तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए, इसलिए ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, बचा 2 and 4 and 2 3 4। ग्रॉस एरिया लेते हैं, ये भी कंफर्म है, बकलिंग भी देखते हैं, क्रशिंग और यील्डिंग क्राइटेरिया भी हम चेक करते हैं, तो सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2 3 and 4, क्रशिंग और यील्डिंग। सो डिजाइनिंग ऑफ द कॉलम में ग्रॉस एरिया देखा जाता है, साथ में क्रशिंग भी देखते हैं, बकलिंग भी देखते हैं और ग्रॉस एरिया भी देखते हैं। अगला द टाइप ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस इन द फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग ए कॉलम टू इट्स फुटिंग। मतलब हमारे पास जो पेडेस्टल होता है, उस पेडेस्टल के ऊपर जब हम बेस प्लेट रखते हैं और इन बेस प्लेट को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ बोल्ट्स लगाते हैं कोने पे, और ऐसे बोल्ट को हम बोलते हैं एंकर बोल्ट। ये ऐसे एंकर बोल्ट यहां पे लगाते हैं। अब अगर मान लो कि लोड के साथ में, कॉलम पे लोड के साथ में मूवमेंट आया, तो जो बेस प्लेट है वो थोड़ी ऐसी उठना चाहेगी यहां से, इस प्रकार से कुछ। जब मान लो उठेगी, बेंडिंग आएगा, तो इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो जनरली जो हमारे पास ये एंकर बोल्ट होते हैं, इनमें एक्सियल टेंशन का इफेक्ट आता है। कंप्रेशन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कंप्रेशन नहीं आएगा, बट कंप्रेशन आएगा तो उसको वो इजीली सहन कर सकता है, ये पूरा पेडेस्टल में ट्रांसफर हो जाएगा कंप्रेशन। बट टेंशन आया तो वो पूरा बोल्ट को लेना पड़ेगा। जब कंप्रेशन आएगा तो वहां पर सब मिलकर काम करेंगे, बेस प्लेट भी और साथ में बोल्ट भी, और साथ में जो हमारे पास ये फाउंडेशन है, जो पेडेस्टल है, ये तीनों मिलकर लोड को ले लेंगे। तो बोल्ट में ज्यादा कुछ खास कंप्रेशन आएगा नहीं, बट टेंशन आएगा तो सबको अलग अलग लेना पड़ेगा। इसलिए मेन जो क्रिटिकल कंडीशन है फिक्सिंग बोल्ट के लिए, फाउंडेशन बोल्ट, एंकर बोल्ट, और इनको रग बोल्ट भी बोलते हैं, उसमें मेन कंडीशन है टेंशन। तो सही आंसर है प्योर टेंशन, सी ऑप्शन। तो बच्चों ये था हमारा सेशन स्टील स्ट्रक्चर का टेंशन मेंबर के ऊपर। अगला सेशन में आपके पास लेकर आऊंगा कंप्रेशन मेंबर से। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।